तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट कम्स फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर. M is equal to INA, current into area, product. So therefore, from there we take the dipole moment का unit, because we don't have the unit independent unit of pole strength. उसका खुद का यूनिट नहीं होता, डिराइव करना पड़ेगा अभी, है ना, इस फार्मूले से. It is vector quantity, direction is from south pole to north pole. Now this question was given to you. This was the magnetic thin bar magnet was there, this one. All right, इसको हम लोगों ने सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया, ठीक है. तो इसका डायपोल मोमेंट कितना था, Q कितना होगा, सपोज इसकी लेंथ L ले लेते हैं. 2L also you can take it, but just simplicity के लिए L ले रहे. तो L is the dipole length and QM is magnetic pole strength. So now it is converted into semicircle. तो semicircle का जो length होगा, that will length remaining constant, length of the bar magnet, thin bar magnet is L, that is equivalent to half circumference pi r. Therefore r is equal to L by pi. तो रेडियस मिल गया L के टर्म्स में. Now final dipole moment will be, now poles are now coming closer. Poles are now 2r distance apart. R is the radius of this semicircle. Right. New dipole moment will be pole strength into dipole length, that is 2r now from here to here. So r is nothing but a, ये वैल्यू पुट कर दो r की ऊपर से. Now we can see QM into L is what? ये है, देखो QM into L is M. 2 को आगे शिफ्ट कर लो and divide by pi. So new dipole moment is 2M upon pi. Got it? Clear to everyone? When we bend it, when we bend the thin bar magnet, the new distance between two poles is to be determined, and that will be the dipole length. Dipole length is nothing but a distance between two magnetic pole strengths, or magnetic charges we call it. Are you getting these points? Clear to everyone? बोलो, समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. बट अगर इसको अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि भाई ओके 60 डिग्री का आर्क बनाया ऐसा, यू आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू सेमी सर्कल, यू आर जस्ट मेकिंग इट आर्क ऑफ सर्टेन एंगल एट सेंटर थीटा. तब थोड़ा सा और डीप जाके तुम्हें ये निकालना पड़ता है, ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से ये निकालना पड़ता है. एंड देन फिर से डायपोल मोमेंट, न्यू डायपोल मोमेंट यू हैव टू फाइंड आउट. देन थिंग्स आर स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो फाइनल आंसर ये आएगा, देखो, दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऑलरेडी आई हैव डन इट. हाउ डू वी गेट इट, वो अपने आप निकालो बैठ के, ठीक है. यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट किया एक आर्क में, विच इज पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना. उसके दोनों एंड थीटा बना रहे हैं सेंटर में, है ना. ऐसा बोला जाएगा, इट इज टर्न इनटू आर्क विच मेक्स द एंगल थीटा 60 डिग्री या 70 डिग्री, जो भी है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 120. इसे चेक कर सकते हो भाई, इसमें कितना एंगल बन रहा है, पाई बाई पाई बनना है ना. यहाँ पुट कर दो, साइन पाई बाई 2 कितना होगा, ये फार्मूला आ जाएगा इससे. साइन पाई बाई 2 इज 1 अपॉन, और यहाँ पर भी पाई बाई 2 ऊपर आ जाएगा, और ये m को इधर शिफ्ट कर दो. ये आ रहा है कि नहीं? दिस इज जनरल फार्मूला. दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनके लिए यूजफुल हो सकता है, टाइम सेविंग. कैन यू सी, थीटा शुड बी इन रेडियन, नॉट इन डिग्री. नीट एंड जेई के लिए इसको लिख लो. जेई एडवांस, ओके, जेई मेंस में है ये चैप्टर, एडवांस में ये चैप्टर नहीं है.
All right, but this can be asked in board examination. सेमी सर्कल का थोड़ा इजी है. फुल सर्कल में कन्वर्ट किया तो, इसको फुल सर्कल में कन्वर्ट कर दिया तो 0 हो जाएगा, डायपोल लेंथ 0 हो जाएगी, because both the poles will touch. Are you there? Yes, sir. Yes. All right, so done. Not कर लो. ये additional point है. If you are interested, you can just write. Otherwise, you can leave this. Okay. ये हो गया था, ये एक्सप्लेन कर दिया था मैंने. पोल स्ट्रेंथ का यूनिट लिखना था. इट वाज इजी. पोल स्ट्रेंथ इज QM into 2L. इसका यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो QM और डायपोल लेंथ का क्या आएगा? मीटर. अच्छा, बी केयरफुल, यहाँ पर मीटर M जो है मीटर भी है और डायपोल मोमेंट का सिंबल भी है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो M स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा. पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर आ जाएगा. एम्पियर मीटर आ गया. डायमेंशन क्या आएंगे फिर? मास 0 है, लेंथ 1 है, T 0 है, टाइम नहीं है, और करंट है, A है. करंट का डायमेंशंस जो होता है, डायमेंशनल सिंबल सेम एज दैट ऑफ इट्स यूनिट. करंट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल, इनका जो यूनिट होता है वही डायमेंशनल सिंबल होता है. और MLT किसका होता है? M किसका होता है? M मास करेगा ना. फर्स्ट लेटर है L. लेंथ उसका जो फर्स्ट लेटर है. टाइम का क्या होगा? T, कैपिटल T, फर्स्ट लेटर्स. बाकी जो रिमेनिंग 4 क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज, उनके जो यूनिट होते हैं वही डायमेंशनल सिंबल होता है. और MLT लिखा जाता है इवन इफ इट इज mass is not there, T is not there, we write it in the sequence MLT then extra dimensions. Okay, moving on to the next one. ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप बनाती है. इसमें आउटसाइड दे आर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. मैग्नेट के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है. रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आर सेम विच वी हैव सीन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है बाकी वही है सब. डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड इफ दे आर क्राउडेड, field will be strong there. Tangent drawn at any point gives the direction of field at that point, and so on. They comes out from north pole and enter in south pole outside the magnet. ये भी लिख सकते हैं ना. Of course ये फर्स्ट पार्ट में ही हो गया ना. आपको they have not mentioned which pole they are coming out. Do you know अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के कौन से पोल से निकलती हैं? साउथ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. Earth field lines of the earth comes out from geographical south pole and enter into north pole. अर्थ के साउथ से निकल के नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ पोल में इंटर होती है. इसका मतलब अर्थ का जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ है अर्थ के. ऐसा रहता है. सपोज दिस इज अर्थ,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अर्थ का जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसका नॉर्थ इधर होगा, तभी तो इधर से फील्ड लाइन निकल के ऐसे आती। दे कम्स आउट, दे कम आउट फ्रॉम द साउथ पोल एंड इंटर टू द नॉर्थ पोल। तो अर्थ का जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसका नॉर्थ अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। तो वी विल डिस्कस। ऑलराइट, तो मैग्नेटिक नीडल को थोड़ा डिस्टर्ब करो इवन इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल ऑसिलेट, ये ऐसे ऑसिलेट करेगी। if there is no friction it will continue to oscillate, or you can take other field, external field ले लो एक, है ना, कंपास निडल जो है उसको ऑसिलेट कराओ तो इट विल ऑसिलेट, है ना। तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड इसका? कौन सा ऑसिलेशन होगा ये? एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम के लिए अल्फा के टर्म में रिलेशन चाहिए। अल्फा यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट जो होते हैं वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होते हैं, और थीटा इस टर्म में मिलेगा। तो थीटा का जो कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा इज 2 पाई/टी होता है। यहाँ से टी मिल जाएगा हमें, जो कांस्टेंट होंगे वो इधर आ जाएंगे, आई मीन ओमेगा स्क्वायर कंपेयर करके निकाल लेंगे। सपोज थीटा का कोएफिशिएंट जो भी आया वो लिख देंगे, और ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई/टी का स्क्वायर, इधर कांस्टेंट, तो टी मिल जाएगा हमें। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। तो अल्फा एंड थीटा में रिलेशन लाना है। अल्फा एंड थीटा में कहा, अल्फा क्या है भाई दबे? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा इज दिस डिस्प्लेसमेंट। इट शुड बी केप्ट लेस देन 10 डिग्री, है ना, तभी हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन वी डू ऑलवेज डेरिवेशन, whether it is pendulum or this one, we have to restrict to small oscillation less than 10 degree, 10 or less than 10 degree. तो उसमें sin theta can be written small angle approximation, sin theta will be equal to theta. तो how to bring the relation, बोलो कहाँ से लाएंगे रिलेशन? टॉर्क का फार्मूला याद है हमें, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा छोड़ देंगे, एम बी आ जाएगा, एम बी थीटा आ जाएगा। तो थीटा वी आर गेटिंग, अल्फा कहाँ से आएगा? अल्फा विल बी, टॉर्क का दूसरा फार्मूला है आई अल्फा, तो अल्फा वहां से मिलेगा। टॉर्क के दोनों फार्मूले को इक्वेट कर देंगे, आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके चलो देखते हैं इसको। लेट एम बी द डायपोल मोमेंट ऑफ द दिस needle मैग्नेटिक नीडल इज आल्सो डायपोल, है ना, डायपोल हमेशा एनी मैग्नेट इज डायपोल। तो m इज द डायपोल मोमेंट, I is the moment of inertia of this needle, B is the external field, अर्थ की फील्ड भी ले सकते हैं, और एक्सटर्नल फील्ड यू टेक योर ओन एक्सटर्नल फील्ड। अर्थ की फील्ड वीक होती है काफी, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁵ टेस्ला की ऑर्डर की होती है। ऑलराइट, तो B is the external field you take. Let dipole is displaced by the small angle theta one side, इधर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको हमने इधर टर्न किया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी एम बी साइन थीटा। यहाँ पे स्मॉल एंगल लिखा है, थीटा विल गो एम बी थीटा। तो ये तो टॉर्क ऑन द डायपोल का फार्मूला। नाउ आल्सो रिस्टोरिंग टॉर्क, अभी ये फील्ड जो है उसको वापस लाने की कोशिश करेगी, है ना। इफ यू लीव इट, तो रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ द फील्ड विल टेंड टू ब्रिंग इट बैक। तो रिस्टोरिंग टॉर्क लिखते हैं यहाँ पर, tau is equal to, okay, just let me write again, restoring torque
टाओ, ये भी टाओ रहेगा सिंबल, टॉर्क। आई अल्फा होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा। एंगुलर स्पीड यहाँ पर, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा। पढ़ा हमने, देखो ओमेगा क्या है, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, है ना। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो अल्फा को हमने, या फिर सीधे अल्फा ही लिखो, चलो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिया, देयरफॉर ओके जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, लेट अस कीप द थिंग्स सिंपल, है ना। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वी नो, ठीक है। अभी दोनों, अभी ये जो है इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, है ना, एट इक्विलिब्रियम इक्वेट कर दो दोनों को। और यहाँ पर माइनस भी होता है, माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें। वाई, बिकॉज माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस होगा, देखो कि जो टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क, जो कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, यहाँ पे देखो, इसको मैं पूरा चेंज कर देता हूँ, अल्फा से लेट इट बी अल्फा। देखो यहाँ पर जस्ट मिनट है, दोनों के इक्वेट कर, देयरफॉर बोथ द टॉर्क्स, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये 1 है इनफैक्ट, इसको हटा दो। देयरफॉर आई अल्फा इज इक्वल टू एम, माइनस लगाते, माइनस भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ओके पहले पहले माइनस नहीं लिखते, एम बी थीटा लिख देते, सिंस deflecting, restoring torque and angle of deflection in opposite direction, since torque, since restoring torque and theta are in opposite direction, ठीक है। therefore माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे अभी हम, therefore I alpha is equal to minus m b theta। देखो यहाँ पे समझो, ये थीटा इधर इंक्रीज हो रहा है, टॉर्क वापस जा रहा है, वापस लेके आ रहा है उसको, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सी अगेन, यहाँ से देखो थीटा इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, और टॉर्क वापस, टॉर्क कौन सा है, ये फील्ड उसको टॉर्क वापस लगा रही है। थीटा इज गोइंग दिस साइड इंक्रीजिंग, टॉर्क इज अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर माइनस, ठीक है। माइनस आना चाहिए, जो भी एसएचएम होता है उसमें इट शुड, एसएचएम में बॉडी शुड गो बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, व्हेन यू डिस्टर्ब इट तभी तो एसएचएम होगा। तो माइनस इज ऑलवेज इंडिकेटिव these both quantities are in opposite direction। ये जो तुम्हारा एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट होंगे। एसएचएम में माइनस हैज टू बी देयर, एसएचएम इज द ऑसिलेशन अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन, बॉडी में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दे हैव टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन, देन ओनली बॉडी विल कम बैक टू सेम मीन पोजीशन। अगर हमने यहाँ पे प्लस लिया, इसके मतलब टॉर्क भी इधर है, थीटा भी इधर है, इट विल नॉट बी कमिंग बैक, और इधर टर्न हो जाएगी, इट मेक द सर्कुलर मोशन देन, ठीक है। तो माइनस साइन के बिना एसएचएम होगा ही नहीं। नाउ आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? तो देखो बस अभी आई को इधर भेज दो, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी आई बाई थीटा। तो एज आई टोल्ड यू, इसको कंपेयर कर सकते हैं अभी हम लोग, वी कैन जस्ट कंपेयर, comparing with the standard relation, what is that, SHM का, angular SHM का, comparing with alpha is equal to minus omega square theta,
तो ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस दोनों में है तो ये छूट जाएगा। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज एम बी अपॉन आई, और अंडर रूट में आ जाएगा। देयरफॉर ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/t होता है। डू यू रिमेम्बर दिस रिलेशंस? इन प्रीवियस क्लासेस पढ़ा था हमने। ओमेगा इज ओके, ओमेगा 2 पाई/t कैसे होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब थीटा 2 पाई हो जाएगा, टाइम 1 टाइम पीरियड हो जाता है ना, इट कम्स लाइक दिस। तो ये हो गया, बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, you will get the time period का relation. Therefore, time period is 2 पाई, और ये पलट जाएगा अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, I अपॉन बी एम लिख देता हूं मैं, IBM हो जाएगा सीक्वेंस में, IB Sir. all right. तो this step you can see, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t का रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट ऑफ I/BM. एज आई टोल्ड यू, IBM इज द मल्टीनेशनल कंपनी, उससे लर्न कर सकते हैं उसी सीक्वेंस में, इसीलिए लिखा मैंने I upon BM, IBM, and frequency will be reciprocal of time period. So 2 पाई will come, interchange हो जाएंगे ये सब, numerator will come down, denominator will go up. All right. So this derivation can be asked in your examinations. All right. देखो इसके बाद जो यहाँ पे from this step you can directly write this कैसे, once you get the relation for angular acceleration and theta, तो क्या करो, t इज इक्वल टू 2 पाई लिखो, और ये जो टर्म है ये अंडर रूट में इन्वर्ट करके लिखो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके, ये जो ये वाला टर्म उल्टा करके लिख दो अंडर रूट में I अपॉन BM, बिकॉज इफ यू फॉलो दिस स्टेप एंड में यही आने वाला है, बट यू हैव टू बी जस्ट, यू शुड नो, ये मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर टाइम पीरियड विल बी दिस। So what we had done, टाइम पीरियड अपने टॉर्क का जो फार्मूला था डायपोल मोमेंट का, ये कहाँ से आया ये फार्मूला, फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस फार्मूला? प्रीवियस चैप्टर वी हैड डन, प्रीवियस चैप्टर में डायपोल मोमेंट पे टॉर्क हमने लिखा था, इफ इट इज डायपोल मोमेंट इट इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस, वेदर डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट और करंट लूप, दोनों के लिए वैलिड रहेगा फार्मूला टॉर्क का। बार मैग्नेट पे डायपोल मोमेंट ये डायरेक्ट होगा QM इंटू L और 2L, और लूप के लिए M इज इक्वल टू INA हो जाएगा। तो दिस इज वैलिड हियर आल्सो। टॉर्क इस चैप्टर में डेरिवेशन नहीं है अपने उसमें, ये वाला टॉर्क ऑलरेडी वी आर डन इन प्रीवियस चैप्टर, वी आर यूजिंग दैट। और ये हमने कहाँ से सीखा, 11th का टाउ इज इक्वल टू I अल्फा जो फार्मूला होता है। Now can't we do it for the electric dipole? इलेक्ट्रिक डायपोल का भी तो सेम आना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल का अपने कोर्स में नहीं है, बट यू कैन जस्ट डू इट, डोंट डू इट, यू कैन जस्ट कन्वर्ट इट फ्रॉम हियर। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी, आई मीन इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कुछ ना कुछ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और उसमें डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या है, P फॉर इलेक्ट्रिक। ओके, यहाँ पे लिख दूं मैं इलेक्ट्रिक का, अगर तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल
in external electric field, particularly for those who are going for competitive examination. डेरिवेशन कर सकते हैं वहां पर, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में एज ए क्वेश्चन अगर डेरिवेशन आया इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो यही स्टेप फॉलो करनी है, सिंबल चेंज करके। वहां पे टॉर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर टॉर्क कितना रहता है बोलो, यहाँ पे बताओ क्या चेंज हो जाएगा, एम की जगह पी आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। अरे देयर, यस सर। तो यहाँ पे चेंज कर दो, बाकी तो स्टेप सब सेम हो जाएंगे, ओनली ये फार्मूला चेंज करना है आपको, दैट्स ऑल, बाकी स्टेप विल बी सेम। So if at all it is coming, you should be able to do it, even if it is not in our book. तो डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया होगा और B की जगह E हो जाएगा और M की जगह P। ओके, P में ठीक है, इसी से कर लेगा। ऐसे चेंज हो जाएंगे, बाकी तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू डू इट। नाउ क्वेश्चन ये है कि डायपोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन इलेक्ट्रिक डायपोल तो पॉइंट मास है, वहां पे देखो ऐसे रहेगा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है वो, यहाँ पे एक चार्ज रहेगा, यहाँ पे एक चार्ज रहेगा, पॉइंट मास सेंटर से उनका निकाल लो m इंटू आर स्क्वायर वाले फार्मूले से। r क्या रहेगा उसमें, ये हाफ डिस्टेंस ऑफ डायपोल लेंथ, और दूसरा भी दो बार आएगा ना, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर है ना। और यहाँ पे डायपोल मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। ओके जस्ट मिनट, यहाँ पे पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं, ये जे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले लिख देता, जे नीट। ओके, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूँ, ये तो अपने कोर्स में आई दिस पार्ट। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रॉड का, बताओ। थिन रॉड है, देखो इसको ऐसा दिया जाएगा, ये नीडल नहीं दिया जाएगा, बोला जाएगा थिन रॉड, ऐसा दिया जाएगा न्यूमेरिकल्स में। थिन रॉड इज थिन बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन द एक्सटर्नल फील्ड। तो थिन बार मैग्नेट का क्या होता है बोलो, जो सेंटर, अपने सेंटर से ऑसिलेट कर रही हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन बार मैग्नेट इज 1/12 इंटू मास। अभी मास जो है यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, जो भी मास रॉड का दिया, इंटू एल स्क्वायर। एक्चुअल में थिन बार मैग्नेट का हाफ ml स्क्वायर होता है, यू नो, डू यू रिमेम्बर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m is mass here, m is mass here, mass of the bar magnet हो जाएगा, बट m हमने वन सिंबल डायपोल मोमेंट का भी लिया हुआ है, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना, सिंबल्स में बहुत केयरफुल। तो बार मैग्नेट का 1/12 मास इंटू लेंथ स्क्वायर, और पॉइंट मास का m इंटू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। सेंटर से लेंगे, ये हाफ डायपोल लेंथ हो जाएगी, इसका मास रहेगा, इसका भी मास m इंटू हाफ डायपोल लेंथ का स्क्वायर, दो बार ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में पॉइंट मास का लगेगा, है ना। सपोज ये एक्सिस है, यहाँ से ये पॉइंट मास r डिस्टेंस पे है, ऐसे रोटेट कर रहा है, पूरा रोटेट नहीं करते इसमें, ऐसे पार्ट ऑफ द रोटेशन होता है, ऐसे आएगा, ये इधर आएगा, है ना। तो बट इट इज इक्विवेलेंट टू द रोटेशनल मोशन, तो यहाँ पे मास है, तो r जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, है ना। m इंटू आर स्क्वायर होता है पॉइंट मास का, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा रॉड का तुम्हें 1/12 ml स्क्वायर, because this is our full view. बोलिए डन। Yes, sir. तो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, इसमें
जेई एंड नीट एंड बोर्ड तीनों में क्वेश्चन दिखते हैं इसके। तो ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई बी एम। तो ये क्वेश्चन है, दिस वाज आस्किंग जेई आल्सो सेम क्वेश्चन। देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस है, नथिंग, उसमें कुछ करना नहीं है। देखो magnetic needle as the magnetic moment is given, m is given small m। कौन सा फार्मूला लगाने वाले? ऊपर वाला फार्मूला लगाने वाले, t is equal to 2 pi under root of I by bm। ये स्मॉल m दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया, बिकॉज कैलकुलेशन जनरली दे डोंट आस्क यू टू कैलकुलेट इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली कंपटीशन में दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट आल्सो। तो I हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल ऐसे लिया इन्होंने। इट परफॉर्म्स 10 complete oscillation in 6.7 seconds। तो ये क्या है? यहां से टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड विल बी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टोटल टाइम डिवाइड बाय ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। एक ऑसिलेशन का चाहिए ना, 10 का दिया है तो 10 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टोटल टाइम इज 6.7 डिवाइड बाय 10 ऑसिलेशन, तो 1 का मिल जाएगा 0.67। तो पुट कर दो इधर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ओके, तो बी निकालना है। देयर आर 4 अननोन्स T, I, B, M। 3 आर गिवन है, ये दिया और ये इनडायरेक्टली दिया। यू कैन सॉल्व इट नाउ। 0.01 टेस्ला आएगा। सॉल्व एग्जांपल ही है ये, फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। ऊपर थोड़ा मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, देखो। इन दिस केस पॉइंट मास में mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2 बार आएगा, 2 पॉइंट मास है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा पूरा लिख दिया, इसको हाफ रिटर्न था ना, r will be this distance। ओके, दिस इज डन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये 5.1। नो प्रॉब्लम शुड बी देयर हियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। देखो सपोज ये बाहर मैग्नेट को हम कट करते 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। बार मैग्नेट है आपके पास, यू हैव द थिन बार मैग्नेट, you have the thin bar magnets whose moment of inertia is I and pole strength dipole moment is m। ठीक है, इसको दो तरह से कट कर सकते हैं इक्वल पार्ट में। वन बाय द ट्रांसवर्स एक्सिस, नहीं सॉरी, इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे, अदर बाय द ट्रांसवर्स एक्सिस। एक में उसकी लेंथ आधी हो जाएगी, दूसरे में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। तो इन बोथ द केसेस डायपोल मोमेंट बिकमिंग हाफ। यहाँ पर लेंथ आधी ऐसे कट किया तो ईच पार्ट का जो है लेंथ हाफ हो गया, तो डायपोल मोमेंट में लेंथ आता है, तो डायपोल मोमेंट विल बी हाफ। ऐसे कट किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया, a/2। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट तो हाफ हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Shall I write? These points will be required
you may require it these points. नोट में लिख लेते हैं उसको. बाय पहला देखते हैं ट्रांसवर्सली. ट्रांसवर्सली कट करते हैं उसको. ट्रांसवर्सली में ऐसे जस्ट मिनट है. कैन यू सी ट्रांसवर्सली ऐसा आएगा. किस एक्सेस से कट करते हैं? ट्रांसवर्स एक्सेस. तो वी हैव द टू पार्ट्स नाउ. इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना लेते हैं. वन पार्ट विल बी लाइक दिस और दूसरा पार्ट इधर है. इक्वल पार्ट्स में. ठीक है. दो पार्ट्स हो गए. तो दोनों पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके पहले तो डायपोल मोमेंट लिख देते हैं हाफ. डायपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, क्या लिखूं मैं? डायपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी m/2. इनिशियली क्या था? m था ना. इनिशियली यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है m मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. Why we are doing it? Because questions has been asked कि दो पार्ट कर दिए उसके और एक पार्ट को ऑसिलेट किया सेम मैग्नेटिक फील्ड में. देखो दोनों को कट कर दिया, एक को ऑसिलेट किया, तो क्या चेंज नहीं होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहने वाली है, बट I and M is going to change. तो न्यू टाइम पीरियड निकालना है. Getting this? Field will be, external field will remain same there, but न्यू टाइम पीरियड निकालना है. तो एक ईच पार्ट इज ऑसिलेटेड अबाउट द सेंटर ऑफ मास. सेंटर से फिर से इसको यहाँ से ऑसिलेट कराएंगे. इसको पहले ऐसे ऑसिलेट कर रही थी, अभी इसके ईच पार्ट को उसके सेंटर से ऑसिलेट कराएंगे. तो देयरफॉर वी आर फाइंडिंग आउट इन एडवांस, क्योंकि वहां पे तुम्हें आइडिया नहीं रहेगा क्या व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली. तो ईच पार्ट को हम यहाँ से थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं. दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अदर पार्ट. ठीक है. व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दैट्स इंटरेस्टिंग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पहले तो I था, अभी कितना हो जाएगा ईच पार्ट का? दिस इज इंटरेस्टिंग. देखो वन. ओके ये कितना होगा यहाँ पे? देखो I एक्चुअल में I कितना, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले. I इज इक्वल टू 1/12 मास इंटू L स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे 1/12 तो आ गया. मास कितना हो जाएगा? m/2 हो जाएगा. आधा हो जाएगा ना ईच पार्ट का. आर यू देयर? बोलिए जल्दी से. मास और लेंथ भी आप हो जाएगी. इसको हम लेंथ L ही ले रहे हैं पूरी को. इसको अगर हम पूरी को लेंथ L ले रहे हैं, दिस विल बी L/2 ईच. कन्वेंशनली डायपोल लेंथ 2L ली जाती है, बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए वी आर टेकिंग L. ईच पार्ट विल बी हैविंग हाफ ऑफ दैट, है ना. अगर यहाँ पे तुम ओके ठीक है तो स्क्वायर. तो नीचे देखो इससे कंपेयर करें तो 1/12 तो रहेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? देखो ये 2 हियर 4 हियर, तो 1/8. दिस विल बी 1/8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हेन यू कट इट ट्रांसवर्सली, ईच पार्ट का डायपोल मोमेंट तो हाफ हो रहा है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 हो रहा है. क्लियर? ये थोड़ा सा particularly not in board examination, but this question has been asked somewhere.
somewhere I think in JEE में कुछ था, I don't remember. 2 parts में, 3 parts में कट किया तो, if you cut it in 3 parts, 3 equal parts like this, so this will be 1/3. What about moment of inertia? यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 27. 27. So this you just remember this, or you cut it in any way, है ना? अनइक्वल लेंथ में भी कर सकते हैं, ये लॉजिक से हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डायपोल मोमेंट. व्हाट अबाउट सेकंड केस, लॉन्गिट्यूडनली, बट बोथ, अच्छा बोथ रिमेन. अच्छा, इसमें तुम्हें ये भी डाउट होगा कि अगर इसका यहाँ पे साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल था, फिर से न्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, ये साउथ नॉर्थ ऐसे बन जाएंगे. they will remain dipole if you cut n number of pieces, each piece will remain dipole, कितने भी छोटे पीस कर लो. And other one is longitudinally, है ना? longitudinally means along the length, है ना? जैसे ये फिर से बना लेते हैं इसका. अभी ऐसे कट कर रहे हैं. ठीक है, 2 पार्ट कर लो इसको. ये ऊपर वाला एक पार्ट हो गया, नीचे डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, ये कलर, दो पार्ट में. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मीन डायपोल मोमेंट, इसमें दोनों हाफ हो जाएंगे. देखो, बोथ विल बी हाफ. डायपोल मोमेंट जो है वो तो लेंथ तो चेंज नहीं, बट एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एरिया क्रॉस सेक्शन पे पोल डिस्टेंस डिपेंड करती है. लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूसिंग देयर पोल डिस्टेंस. तो न्यू डायपोल मोमेंट will be m/2 here also, and new moment of inertia कितना हो जाएगा बोलो? I/2 रहेगा. कैसे? मास तो हाफ हो गया, लेंथ तो फुल है, केवल 2 ही रहेगा बस, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा. लेंथ तो पूरी है ना उसकी, इसमें देखो मास हाफ हुआ है बस. तो इन दिस केस longitudinally both becomes half, whereas transversely moment of inertia will be 1/8 of the full. I mean ये जो I है ये फुल टाइप उसका है ना. M and I है. ओके, यहाँ पे लिख दो नीचे नोट में, M क्या है और I क्या है. M is न्यू वर्ड इज गलत यहाँ पे, डायपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट है ना. डायपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट. अरे देयर, Yes, sir. Yes, sir. डायपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट है ना, थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा. और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्ट है ना. M क्या है? मोमेंट, डायपोल मोमेंट ऑफ फुल बार मैग्नेट. डायपोल मोमेंट ऑफ फुल बार मैग्नेट. और I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फुल बार मैग्नेट.
समझ में आ गया ये पॉइंट सारे आपको ये काम आएंगे। साउथ पोल नॉर्थ पोल इसमें अच्छा इन दोनों पार्ट को पलट के रख दो एक के ऊपर एक, क्या हो जाएगा? सपोज सपोज दिस पार्ट, इसको टर्न कर दो। अभी ये नीचे वाला भी साउथ नॉर्थ, इसको टर्न कर दो, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। यहाँ पर भी इफ यू कीप वन ओवर अदर पोलैरिटी, ये साउथ पोल जो है नॉर्थ पोल इधर ले आओ और इसका साउथ पोल इधर, टर्न करके रखेंगे दोनों पार्ट को तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उनके डायपोल मोमेंट विल बिकम जीरो, कैंसिलिंग इफेक्ट आ सकता है। ईच पार्ट को रिवर्स पोलैरिटी से एक दूसरे के ऊपर रख दो तो दे कैन लूज देयर पोल स्ट्रेंथ टेम्परली, नॉट परमानेंटली। दे विल बिकम सिंपल बार, सिंपल रॉड, आयरन रॉड बन जाएगी विदाउट एनी मैग्नेटिज्म। उसको लेकिन टाइट बांध के रखना पड़ेगा बिकॉज दे विल डिप, नहीं ऑफ कोर्स साउथ अपोजिट पोल तो अटैक करेंगे, है ना। तो रिवर्स पोलैरिटी से कैंसिलिंग इफेक्ट आता है इफ यू कीप इट साउथ पोल ओवर नॉर्थ पोल। ऐसा भी कर सकते हैं, देख आस्क। ऑलराइट, तो बस जस्ट लेट अस सी क्या रह गया इसमें। दिस टॉपिक इज डन। इसका एक और क्वेश्चन में लेट मी सॉरी नोट डाउन दिस। जैसे ये क्वेश्चन है देखो, इसमें उन्होंने केवल ये पूछा है व्हाट हैपेंस if bar magnet is cut into two pieces transverse to its length and along its length longitudinally, along its length means longitudinally. So what happens to the, क्या आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? It will remain the bar magnet, it will remain, it will retain, there will be formation of new south, means it will, both the pieces will be bar magnet, dipole only. And मैंने बोला you cut it in n number of pieces, it remains magnet, there will be साउथ एंड नॉर्थ पोल इन ईच पीस, ठीक है इसमें। और ये वाला देखो, इसमें नेट फोर्स कितना होगा? चलो इसमें वापस आते हैं, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था वैसे इसमें भी पूछ सकते हैं नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर। बार मैग्नेट यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है ये। यूनिफॉर्म फील्ड में जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा उतना इसके ऊपर लगेगा, तभी तो टॉर्क बन रहा है ना। तो नेट फोर्स विल बी जीरो। वेयर एज इसमें क्या बोला इन्होंने, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, magnetized needle in the uniform field experiences torque but no net force. An iron nail near the bar magnet, however, experiences a force of attraction in addition to the torque. तो बार मैग्नेट के पास फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहती है ना। सपोज ये बार मैग्नेट में यहाँ पर फील्ड लाइंस जो सी ऐसे फील्ड लाइंस आती हैं और वीक होती, दूर में जाएंगे लेस फील्ड, नियर टू द पोल मोर फील्ड। तो फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स विल नॉट बी जीरो। इसमें क्या लिखेंगे बी में, since field will be non-uniform, since field near pole of the bar magnet is non-uniform. How do you form the uniform field? हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनाते हैं? दो मैग्नेट ले लो ऐसे, एक नॉर्थ, जैसे हमने उसमें देखा था, ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड बना सकते हैं, है ना।
दो मैग्नेट के पोल्स, बड़े मैग्नेट ले लो, एक का साउथ पोल दूसरे का नॉर्थ पोल, पास में रखो तो बीच में यूनिफॉर्म फील्ड मिल सकती है। क्लियर? ये क्या है? मस्ट every magnetic configuration have north pole and south pole. Yes. What about the field due to the toroid? इसका आंसर क्या देंगे? जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सोचो। एंड फाइनली डी, ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देखो डी का, डी वाला। टू आइडेंटिकल लुकिंग बार्स ए एंड बी आर गिवन। ठीक है, दो बार हैं तुम्हारे पास ए एंड बी, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड। एक तो मैग्नेट है, अदर इज नॉन मैग्नेटाइज है। देखते क्या लिखा है, वी डू नॉट नो विच वन, है ना। एक नॉन मैग्नेटाइज है, एक मैग्नेट है। हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज? मतलब दोनों है कि एक है, मतलब हाउ डू यू नो, हाउ डू यू फाइंड आउट, हाउ डज वन असर्टेन विच वन? अच्छा, पहले तो ये पता करना है कि दोनों में से दोनों है कि एक है। एक तो है ही पक्का, दूसरी है कि नहीं वो पता करना है। फिर कौन सी मैग्नेट है कौन सी नॉन मैग्नेट है वो पता करना है। यूज नथिंग एल्स बट बार्स ए एंड बी, यूज नथिंग एल्स, you don't have any other things to find out. दोनों बार मैग्नेट तुम्हारे हाथ में है and you are isolated and you don't have anything else. बोलो कैसे पता करेंगे कि दोनों मैग्नेट है या ओनली वन मैग्नेट है? और if only one is there, how do you identify which one is the magnet? Can anybody think and tell me the answer quickly? Just I want to complete this. Are you there? Yes, sir. बोलो लास्ट पार्ट का कोई क्लू दे रहे? देखो जल्दी से, ऐसे ऐसे होल्ड करो। सी ये यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम, देखो। होल्ड इट 9 both the bars 90 डिग्री टू ईच अदर। ऐसे होल्ड करो और इसको स्लाइड करके नीचे लाओ, इसको स्लाइड करके नीचे लाओ। 90 डिग्री पे पकड़ा, इसको टच कर सकते हो। अगर तुम्हें इफ यू फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेन सेम थ्रू आउट, दो सिचुएशन हो सकती है कि इसको नीचे स्लाइड किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है थ्रू आउट। इसका मतलब क्या होगा? ये ए है, ये बी है, बी को स्लाइड करके नीचे ला रहा है। तो दो सिचुएशन यू मे फाइंड दैट कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बीच में कम हो गया, फिर यहाँ पे रिपल्शन हो गया। ऐसा हो सकता है, ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स, नीचे रिपल्सिव फोर्स, बीच में बहुत कम। इसमें इसका मतलब क्या होगा? दोनों मैग्नेट्स होंगी। नाउ इफ दिस इज द मैग्नेट एंड दिस इज द आयरन पीस, तो क्या होगा? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बीच में कम हो जाता है। बीच में पोल दैट जो ये अगर मैग्नेट है तो सेंटर में कम रहता है, पोल्स पे ज्यादा रहती है इसकी स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ में। तो यहाँ पे कम हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर नीचे पहुंचेंगे, फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इन दैट केस दिस इज द मैग्नेट। नाउ सपोज दिस इज द मैग्नेट ओनली और ये आयरन पीस है, तब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहने वाला, बिकॉज ये मैग्नेट है, इसका साउथ पोल होगा या नॉर्थ पोल होगा। ये आयरन है, तो आयरन को साउथ पोल और नॉर्थ पोल, एनी ऑफ द पोल will keep attracting same with the same magnitude। अगर ये मैग्नेट है केवल और ये आयरन है, तो force of attraction will not change throughout if you slide it down।
Shall I repeat again? देखो, you can just write कि holding at 90 degree and sliding one of them, and due to the force of attraction we can come to know, है ना? तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन लॉन्ग बैक. क्लियर? Yes, sir. All right then, thank you.